फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के पहले पार्ट भारत संसाधन एवं उपयोग के काफी महत्वपूर्ण 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 75%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो आधुनिक सभ्यता का ऋण लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आधुनिक सभ्यता का ऋण लोहा को ही क्यों कहा जाता है कि जितने भी उद्योग धंधे होते हैं उसमें लोहे का सबसे अधिक उपयोग होता है, इसीलिए आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, लोहा को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 8। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। भारत में जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे अधिक पाई जाती है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मिट्टी ही सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुआ था। तो दार्जिलिंग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद, बी ऑप्शन है तारापुर, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है संघाई। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और परमाणु विद्युत गृह किसे कहा जाता है, तो परमाणुओं के द्वारा जब विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है तो उसे परमाणु विद्युत गृह कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो तारापुर में है। और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर।
6 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा क्या कहलाती है? जिस मृदा पे कुछ भी नहीं होता है उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, यानी बंजर जो मृदा होती है, जो बंजर मिट्टी होती है, वो बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जिसे हम लोग रेगिस्तान भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मरुस्थलीय मृदा होती है इस पे कुछ नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी का, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण का, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू का, डी ऑप्शन है सरदार पटेल का। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के आर्थिक विकास का ऋण क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है संसाधन, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है जल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर, और इसे आपको याद भी रखना है कि किसी देश के आर्थिक विकास का ऋण क्या है? तो संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसा प्रश्न एक बोर्ड परीक्षा में हर एक बार आता है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है चक्रीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न नवीकरणीय से और अनवीकरणीय से प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो इसे आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अनवीकरणीय किसे कहा जाता है? तो वैसे ऊर्जा के स्रोत या वैसे संसाधन जिसकी मात्रा सीमित है और आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये एक सीमित मात्रा में इसका भंडार है, यानी ये पृथ्वी के अंदर इसकी मात्रा सीमित है और इसका प्रतिदिन हम निकासी करते हैं, यानी इसको बाहर निकालते हैं और इसका उपयोग करते हैं। और कुछ दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में ये क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा और पुनः हम इसे बना नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अनवीकरणीय कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उसे उत्पादित करके पुनः उसका उपयोग होता रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, यानी सोलर हो गया। सोलर क्या हो गया? यहाँ पे एक बार उसका यूज हो जाएगा, सोलर खराब हो जाएगा, पुनः हम सोलर बना के उसे फिर भी विद्युत धारा हम प्राप्त करते रहेंगे। लकड़ी हो गया, एक बार हम यहाँ पे देखिए वृक्ष को यहाँ पे खेती करके उगा लेते हैं, फिर उसका लकड़ी हम काट के उसका यूज करते हैं, फिर हम यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे उगाते हैं, फिर उसको काट के यूज करते हैं। तो ये कैसे हो गया? नवीकरणीय हो गया, जिसका हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय में क्या होता है कि एक बार अगर खत्म हो जाएगा वो संसाधन, तो पुनः हम उसे उत्पादन नहीं कर सकते, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? ए ऑप्शन है महासागर, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है पोखर, डी ऑप्शन है कुएं। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, यानी सबसे अधिक जल किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक जल किसमें होता है? महासागर में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। और 11 नंबर ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत
बहुत बार पूछा गया, इसे आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है बतख, डी ऑप्शन है चील। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ए ऑप्शन है सिंह, बी ऑप्शन है भालू, सी ऑप्शन है बैल, डी ऑप्शन है बाघ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है, इसे आपको याद रखना है, जिसे हम लोग टाइगर भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है, इसे आपको याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। इन दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर, बी ऑप्शन है संदीप पांडे, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नर्मदा क्या है, तो नर्मदा एक नदी है का नाम है, तो उसी पे ये चलाया गया था अभियान। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है यहाँ पे झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य यानी किस राज्य में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है, तो कर्नाटक में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है गोवा में। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। और 16 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मैग्नीज का, बी ऑप्शन है टीन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है बॉक्साइट का। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और जितना भी हम आपको प्रश्न बताते हैं वे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। और 17 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो यूरेनियम होता है ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। ये हीरा से भी महंगा होता है यूरेनियम, इसे आपको याद रखना है। और यूरेनियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो बिजली बनाया जाता है तो उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी ये हाइड्रोजन बम, परमाणु बम होते हैं उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अधिक विस्फोटक होता है, इसे आपको याद रखना है। और यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा होता है, तो जादूगोड़ा होता है, इसे आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर।
18 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू को, डी ऑप्शन है विवेकानंद को। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, और ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सबसे अधिक खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है भारत के, तो असम में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, तो अनवीकरणीय स्रोत किसे कहा जाता है, सबसे पहले समझ लीजिए। तो वैसे स्रोत जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे और उसे पुनः हम लोग बना नहीं सकते हैं, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है पवन यानी हवा। तो यहाँ पे देखिए जल को भी हम बना लेते हैं और सौर ऊर्जा ये भी हो बन जाता है, ये पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पेट्रोलियम है ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब एक बार पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पेट्रोलियम नहीं बना सकते, तो इसे आपको याद रखना है। और जो हवा है ये भी पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोलियम है ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं और इसका दिन प्रतिदिन हम लोग निकासी कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, और एक बार ये खत्म हो जाएगा तो इसे बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, यानी ये बन नहीं पाएगा। इसे ही अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तो अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, तो कोयला होता है। यहाँ पे देखिए कोयला होता है, और यहाँ पे पेट्रोलियम होता है, और यहाँ पे प्राकृतिक गैस होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। और प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन सौर ऊर्जा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है, प्राथमिक ऊर्जा है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न आपको याद रहना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है गहन कृषि, बी ऑप्शन है अधिक सिंचाई, सी ऑप्शन है वनोन्मूलन, डी ऑप्शन है अति पशुचरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर भी प्रश्न आपको याद रहना चाहिए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो जो काली मिट्टी होती है ये कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो काली मिट्टी सबसे अधिक गुजरात में पाया जाता है। इसीलिए कपास सबसे अधिक कहां पे होता है, तो कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर।
24 नंबर प्रश्न आपको याद रहना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जनवरी को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल को। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पीतल बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किस किस से मिलकर बना होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है तांबा और जिंक, बी ऑप्शन है जस्ता, सी ऑप्शन है तांबा और लोहा, डी ऑप्शन है लोहा और क्रोमियम। तो यहाँ पे देखिए पीतल बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जिंक से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पीतल होता है ये एक मिश्र धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। और इसके याद करने का एक ट्रिक होता है, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं पिताजी, यहाँ पे हम लिख देते हैं पिताजी। तो यहाँ पे देखिए प से क्या हो, यहाँ पे पी से होगा यहाँ पे पित्तल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पित्तल। और यहाँ पे ता से क्या होगा, यहाँ पे तांबा होगा। और यहाँ पे देखिए जी से क्या होगा, यहाँ पे जिंक होगा। तो यहाँ पे आपको याद करने का यहाँ पे एक ट्रिक होगा। यहाँ पे देखिए पिताजी अगर आप लोग याद रखेंगे तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पी से यहाँ पे क्या होगा पीतल, और ता से क्या होगा तांबा और जिंक। यानी जो पीतल बनेगा वो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनेगा, इसे आपको याद रखना होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर की भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है दामोदर नदी पर, बी ऑप्शन है सतलज नदी पर, सी ऑप्शन है सिंधु नदी पर, डी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर। यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे सतलज नदी को सतलुज नदी बोला जाता है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर की वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न की सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है सतलज। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न आपको याद रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है कली चूना। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सीमेंट बनता है वो किससे बनता है, तो जो सीमेंट होता है ये चूना पत्थर से बनता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से किसका भंडारण सीमित है, यानी आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है मिट्टी, डी ऑप्शन है हवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है, तो कोयले का भंडारण सीमित है, इसे आपको याद रखना है। और ये आने वाले समय में खत्म भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर
कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो जो सोपानी कृषि होता है ये पहाड़ी इलाकों में होता है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड में होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है पीला ग्रह, सी ऑप्शन है नीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो अपना ये पृथ्वी है इस पे यहाँ पे देखिए 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर जल पाया जाता है, यानी पानी पाया जाता है। इसी के कारण जो पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है, तो नीली दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर। और 34 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो जो कोयला है ये क्या हो जाएगा, इसकी जो भंडारण है ये सीमित है और आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, और जो भी संसाधन आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और उसे हम पुनः नहीं बना सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे अनवीकरणीय कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। और जो कभी खत्म नहीं होगा, एक बार खत्म हो जाएगा पुनः हम उसे बना लेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय कहेंगे। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसे आपको याद रखना है। पहला होता है एंथ्रोसाइड, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, तो एंथ्रोसाइड है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोयले का सबसे खराब किस्म कौन सा होता है, तो पीट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है कोयला के लिए, बी ऑप्शन है तेल शोधक कारखाना के लिए, सी ऑप्शन है खनिज तेल के लिए, डी ऑप्शन है परमाणु शक्ति के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बॉम्बे में, बी ऑप्शन है अंकलेश्वर में, सी ऑप्शन है नौगांव में, डी ऑप्शन है डिगबोई में। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो डिगबोई में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो जो प्राकृतिक गैस होता है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी का, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी का। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, यानी कौन सी मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर।
40 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 40 नंबर कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में वनों का विस्तार कम है, तो हरियाणा में सबसे कम वनों का विस्तार है, ये आपको याद रखना है। और किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। और कम कहां पे है, तो कम हरियाणा में है, तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां है। ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है चेन्नई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है कंडला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंदरगाह क्या होता है, तो जहां पे पानी वाली जो जहाजें होती हैं, जहां पे आके रुकती हैं, जो स्टेशन होता है पानी वाली जहाजों का, वही बंदरगाह कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। और 44 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन है कोची में, डी ऑप्शन है मानसिंहराम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिंहराम में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानसिंहराम कहाँ है, तो मेघालय में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम आपको 44 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग शुरू से लेके परीक्षा के दिन तक अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपका 480 प्लस आएगा नंबर, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग एकदम शुरू से लेके परीक्षा तक हमसे जुड़े रहिए, काफी अच्छा रिजल्ट हम आपका ला के दिखाएंगे। और आपको बस हम जितना बताते हैं उतना बस आप लोग पढ़ते रहिए। और यहाँ पे देखिए मैथ भी होगा, सभी विषयों का तैयारी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से कौन रबी फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रबी फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है टमाटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।